नंदलाल बोस, जिसे हम मास्टर मुसाई के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार में एक ज़िला है, मुंगेर ज़िला, वहाँ के खड़गपुर गांव में हुआ था। उनके पिता पूर्णचंद बसु थे। उनकी पहली शिक्षा मदरसे में ही हुई। प्राइमरी के बाद वे खड़गपुर मिडिल स्कूल में भर्ती हुए। उसी समय बाल्यकाल में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उस समय वे मात्र 8 साल के थे। कला की पहली शिक्षा उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी और माँ को ही घर सजाते हुए, सुंदर कढ़ाई करते हुए, तरह तरह की चीज़ें बनाते हुए देखा था, जो उनके दिल पर गहरे असर पड़ा। एक तो कम उम्र में मातृ सुख का अभाव उन्हें हुआ। इस कारण माता के प्रति विशेष प्रेम उनके हृदय में था। बाद के दिनों में वे मौका मिलते ही अपने मोहल्ले में कुम्हारों के घर निकल जाते थे और मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाने, बर्तन बनाने को देखते हुए उनको बहुत मन लगता था, उनका मन मोह लेता था। सन 1903 में सुधीरा देवी से उनका विवाह हुआ। उसके बाद 2 साल कॉलेज शिक्षा के बाद वे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता में प्रवेश लिए, जहाँ पे उनके गुरु सुप्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। अजंता म्यूरल की प्रतिकृति बनाई इन्होंने। ओरिएंटल सोसाइटी में भी काम किया। ओकाकुरा और आनंद कुमार स्वामी के भी संपर्क में आए तो इनकी भेंट रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी हुई। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनको अपनी कला से प्रभावित होकर अपने जोड़ा सांकों वाले रविंद्र भवन में बच्चों के लिए कला विद्यालय में शिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया। तो विचित्रा में आकर के इन्होंने अध्यापन कार्य किया। सन 1920 में नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन में योगदान देने के लिए आ गए। उसके 2 साल के बाद इन्होंने यहीं पे प्राचार्य का पद ग्रहण कर लिया। शुरू में 3-4 छात्र ही थे, लेकिन इनके छत्र छाया में जिन विद्यार्थियों ने कला अध्ययन किया, वो इन विद्यार्थियों के सहयोग से वहाँ पे एक बंगाल शैली, चित्रकला की बंगाल शैली के नाम से हम जानते हैं, वह शैली फली फूली। इस शैली की कला की विशेषता थी कि उसमें देसी विषयों और तकनीकों को महत्व दिया गया था। जल रंग, टेम्परा और वाश की तकनीक अपनाई गई थी। उन्होंने एशियाई कलाओं का अध्ययन कर चीनी जापानी कला के प्रभाव भी ग्रहण किया। नंद बाबू ने बहुत सारे चित्र बनाए, जिसमें पौराणिक विषयों के चित्र, देवी देवताओं के अनेक चित्र हैं। संथाल किसान, जूट मिल में काम करने वाले मजदूर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महात्मा गांधी जी के विशेष अनुरोध पर इन्होंने हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने पोस्टर डिजाइन भी किए। बहुत सारे पोस्टर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र, शिव की तपस्या में लीन पार्वती उनकी अपूर्व कलाकृति मानी जाती है। अन्य चित्रों में सती, सुजाता, शिव का विषपान, बुद्ध और महेश, उमा का शोक, पूजा, दुर्गा, जगई मधई, शीत के कमल, वसंतोत्सव, भीष्म प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, अनानास के वन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, वीणा वादनी, विरहिणी, मेघ, गांधी जी की दांडी यात्रा का जो इन्होंने बनाया एक लीनोकट, वो सब बहुत महत्वपूर्ण कृति है। 84 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल 1966 को शांति निकेतन में इनका देहावसान हो गया था। यद्यपि 1957 ईस्वी में ही इन्होंने कला भवन के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किया था। आज हम बात करेंगे आचार्य नंदलाल बोस के सौंदर्य चिंतन के बारे में। वैसे तो बहुत सारे लेक्चर्स उपलब्ध हैं, जिसमें नंदलाल बोस के या अवनींद्रनाथ टैगोर के या संपूर्ण शांति निकेतन के हिंदुस्तान के अनेक कलाकारों के ऊपर में जीवन परिचय का उल्लेख मिलता है। आपको हमारे चैनल पे यूनिक कंटेंट उपलब्ध होते हैं। तो सौंदर्य शास्त्रीय विचारों को हम जानेंगे। आर्टिस्ट ऑन आर्ट, एक कलाकार कैसे अपनी कलाकृतियों के प्रति सौंदर्य दृष्टि रखता है, उसके विषय में हम बात करते हैं। स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में यह विशेष उपयोगी है, आपके नेट वगैरह में भी आवश्यक होता है। तो आचार्य नंदलाल बोस
के विषय में सभी लोग, प्राय विद्यार्थी लोग जानते हैं, नाम तो अवश्य सुने होंगे। शांति निकेतन के ये प्रमुख कलाकार रहे, कला गुरु रहे, वहाँ पे अध्यापक के रूप में रहे। पर आचार्य नंदलाल बोस एक समग्र शिक्षक, कलाकार, आध्यात्मिक विद्वान पुरुष थे। नंदलाल बोस का गुरुदेव रविंद्रनाथ एवं आचार्य अवनींद्रनाथ के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। इनके सौंदर्यात्मक विचार भी इन्हीं के सानिध्य के साथ पल्लवित हुए, पुष्पित हुए। आज हम इसी का आकलन करेंगे। नंदलाल बोस भी प्रकृति पूजक रहे हैं तथा रविंद्रनाथ के समान इनके हृदय में भी करुणा, ममता इत्यादि की भावना प्रकृति के रूप में विद्यमान रही है। प्रकृति के निकट से निकटतम जाकर सुकोमल से स्पर्श करना से जो आनंद की उपलब्धि होती है और सुकोमल भाव का जो जन्म होता है, यह नंद बाबू के सौंदर्य शास्त्र में प्रकृति प्रेम का उद्घोष है, जो अवश्यंभावी है। शांति निकेतन के वातावरण के अनुकूल यह विचार स्वाभाविक है। शांति निकेतन के प्राकृतिक स्वरूप को जो स्वप्न रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देखा था, नंदलाल बोस ने उसे कार्य रूप दिया, उसे साकार रूप दिया। वृक्षों के नीचे खुले आकाश में अध्यापन की शिक्षण प्रविधि उल्लेखनीय है। शांति निकेतन की प्राकृतिक व्यवस्था में ऋतु उत्सव, वसंतोत्सव, वर्षा मंगल, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस इत्यादि जो आयोजन होते हैं, वो नए परिवेश में विस्तार रूप में करते हुए छात्र छात्राओं में प्रकृति प्रेम की प्रेरणा देना हेतु नंदलाल बोस जी ने कार्य किया। अन्य कलाकार और छात्रों ने भी अपनी कला में इन ऋतु उत्सवों का अंकन किया है। इस प्रकार शांति निकेतन में प्रकृति प्रेम के प्रति छात्रों को प्रेरित करने की एक परंपरा रही है। नंदलाल बोस के बाद के भी अनेक कलाकारों ने इसको निरंतरता में जारी रखा। कलाकारों के लिए नंदलाल बोस जी ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें उनके सौंदर्य संबंधी विचार उद्धृत हैं। दृष्टि और सृष्टि, शिल्प चर्चा, रूपावली के वॉल्यूम 1, 2 और 3, शिल्प कथा, ये सब पुस्तकें विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। नंदलाल बोस की रूपावली एक प्रायोगिक पुस्तक है, जिसमें रेखा चित्रण किया गया है। शिल्प कथा एवं शिल्प चर्चा भी बांग्ला भाषा में लिखी गए हैं। दृष्टि और सृष्टि पुस्तक बांग्ला में, तदुपरांत हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई, जो प्रायोगिक व सैद्धांतिक दोनों रूपों में लाभप्रद है। इसमें इन पुस्तकों में स्कड़ंग, चित्रण तकनीक इत्यादि का विस्तृत वर्णन है। कला एवं शिल्प के संदर्भों की चर्चा भी इसमें मिलती है। कारू शिल्प और चारू शिल्प के बारे में भी बताया गया है। तो इन पुस्तकों को एक विद्यार्थी के रूप में, एक कला अध्येता के रूप में अवश्य अध्ययन करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। कला को साधना के समकक्ष मानते हुए निरंतर अभ्यास करने की प्रेरणा नंदलाल बोस देते थे, उसका महत्व को रेखांकित करते थे। कला की दृष्टि से किए गए विकास के लिए नंद बाबू अनेक उपाय करते थे। यह उनका निजी गुण था। विद्यार्थियों के लिए भी वो कैसे भी किसी विद्यार्थी की निजी कला शैली का उद्भव हो, विकास हो, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते थे। अपने साथ में वे एक थैला लेकर चला करते थे, जिसे वे लाख टाकर झूली कहते थे। लाख टाकर झूली में राह चलते हुए वे अनेक कलापूर्ण वस्तुओं, नैसर्गिक वस्तुओं का, पत्थर का, लकड़ी के टुकड़े का संग्रह करते थे। यह उसी चेतना का, उसी कला चेतना का एक कड़ी है, एक तत्व है जो नंद बाबू में विद्यमान था। प्राकृतिक वस्तुओं की दैनिक जीवन में उपयोगिता से प्रकृति प्रेम को भी प्रेरित करना महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नंद बाबू के जीवन से जुड़ी है। शिशिर के फूलों का अलंकारिक प्रयोग इसी का उदाहरण है। वह कहते थे कि फूलों से बात करो, देखो फूल रो रहे हैं, उसे दर्द हो रहा है, उसके रंग को देखो, ओस की बूंदों को देखो। ऐसी युक्तियाँ वे नव कलाकारों के हृदय को झंकृत करने के लिए कहते थे, उसके भीतर के कलात्मक संवेदना युक्त बनाने के लिए वे प्रयोग करते थे। रेखा के संदर्भ में उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि आकृति जनित रेखा जो है, आकृति जनित रेखा के महत्व को कलाकार की निपुणता के साक्ष्य के तौर पे देखा जाना चाहिए तथा रेखा के गुणों यथा भाव, प्रवणता, लय, प्रवाह इत्यादि से युक्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। नंद बाबू
कि एक एक बात जो है उनके अधिकांश विद्यार्थी अपने हृदय में उतारते हैं। जो उनके पुराने विद्यार्थी अभी भी विराजमान हैं, उनके जो विद्यार्थी रहे हैं, यानी विद्यार्थी के विद्यार्थी नंदलाल बाबू मान लें दादा गुरु हैं, तो वो विद्यार्थी जो है वो आज भी उसको प्रेरक मानते हैं, उनके एक एक वचन को प्रेरक मानते हैं। और राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान के अंतर्गत में नंद बाबू के जीवन और व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर एक लंबी व्याख्यान माला आयोजित की गई थी। उसमें अनेक विद्वानों के सौंदर्यात्मक विचार जो थे, मौलिक लेख वहाँ पढ़े गए, जिसमें नंद बाबू के विचार भी उल्लेखित हैं। आप इस कला चिंतन एक पुस्तक है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की, उसके संग्रह में ये काफ़ी है, आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। रेखा के विषय में नंद बाबू फिर कहते हैं कि एक रेखा से ही पूरे रूप को अभ्यास कराने की कौशल को प्राप्त करने की प्रेरणा वे विद्यार्थी को देते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि एक ही रेखा से चित्र की पूर्णता आनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे जाएं, अपने दूसरे वीडियो में जो आप अवनिंद्र बाबू की सौंदर्य चिंतन में देखते हैं, जहाँ पे वे कहते हैं कि लंबा नहीं खींचना चाहिए, किसी चीज़ को संक्षेप में भी कह करके काम कर सकते हैं। वहीं नंद बाबू भी उसी बात को कहते हैं कि हमें एक ही रेखा में यदि हम अपनी बात कह सकते हैं तो दैट इज़ ओके। भारतीय कला भी रेखा प्रधान रही है। अजंता तथा प्राचीन लघु चित्रों की रेखाओं को वे प्रेरणा स्रोत मानते हुए रेखा की साधना पर निरंतरता में बल देते थे। रंग या वर्ण के विषय में उसकी उपयोगिता के आधार पर कोमल, कठोर, प्राथमिक, द्वितीयक इत्यादि के रंगतों को समझाते हुए पैनी दृष्टि से अंकन करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं के रंगों के अनुकूल आप अपने कला वस्तु में रंग का प्रयोग करें, लेकिन उसकी रंगत, उसकी छटा को कला तत्वों के सामने में, उसके अपने गुणों के सामने में रख करके अपनी मौलिक दृष्टि से चिंतन करके अंकन करें। कोणार्क आदि की सजीव मूर्तियों के लिए, मूर्ति कला के लिए उन्होंने आत्मा युक्त शब्द का प्रयोग किया। आत्मा युक्त यानी कि प्राणवान है वो शिल्प, ऐसा वो मानते हैं कि उसमें, उन शिल्पों में आत्मा है। भारतीय कलाकार को भाव, रस, लय, संवेदनशीलता इत्यादि चीज़ों को आत्मसात करते हुए सृजन करना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। कला आत्मा को संस्कार देती है, आत्मा का संस्कार करती है। यह मनुष्य के भीतर भाव जगाकर सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, ऐसा नंद बाबू का कथन रहा है। इस प्रकार नंद बाबू के कला चिंतन ने अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया और वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबू से अच्छे शिक्षक, अच्छे अध्यापक बहुत कम हुए हैं, विरले हुए हैं। उनके समकक्ष हमने अपने शोध में प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जी के व्यक्तित्व को पाया है कि दोनों के दृष्टि में कैसे साम्यता रही है। के.एस. कुलकर्णी के बारे में हम अलग से कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।